आप सबका स्वागत है बैंक से यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 27 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दोस्त रघुनाथ नेशनल की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। तो नेशनल अफेयर में जो पहला न्यूज़ मिलेगा आपको वो मिलेगा लॉन्चेस की तरफ से। तो अमित शाह जी जो कि बीटा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स संभाल रहे हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस। ये टोटल 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था। अभी के टाइम पे जो पहले स्पीकर थे हमारे इंडिया के, पहले स्पीकर कौन थे? वो मिले हैं आपको वित्तल भाई पटेल। तो ये जो पहले स्पीकर थे इनका अभी 100वीं एनिवर्सरी थी, तो इसी को देखते हुए जो है अभी ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस किया गया था। ये जो पहली बार जो स्पीकर बने थे हमारे इंडिया में वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के बने थे, मतलब जब ब्रिटिश का टाइम था उस टाइम के बने थे, और ये 1925 में बने थे। 1925 से लेकर 1930 तक जो है ये एक तरह से जो थे ये स्पीकर्स थे, ठीक है। और ये पहले स्पीकर बनने के लिए भी जो है फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे उन्होंने बहुत, मतलब मान सकते हो कि लगे हुए थे, जूझ रहे थे। उसके बाद जो है पहले स्पीकर का जो है चांस किसी इंडियन को मिल पाया था, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इनके भी 100वीं एनिवर्सरी है। 1873 से लेके 1933 तक जो है ये रहे थे, और उसी को देखते हुए अभी 100वीं एनिवर्सरी बनाई जा रही है। बात करें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि आपको मिलेगा, एक तो पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया गया है, और उसके साथ आपको मिलेगा 2 फ्लिप बुक भी लॉन्च किया गया है। एक फ्लिप बुक आपको मिलेगा लाइफ ऑफ पटेल, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मिलेगा दिल्ली विधानसभा जर्नी। दिल्ली का जो विधानसभा जर्नी है वो कैसा है, वो सारी चीज़ जो है इस फ्लिप बुक के अंतर्गत बताई गई है। तो ये जो रिलीज़ है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके साथ जो एग्जीबिशन है ये चीज़ नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नहीं चलता, नेक्स्ट नहीं पढ़ता। तो नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है गावस्कर स्टैचू बनाया है। ये आप देख सकते हो, ये गावस्कर स्टैचू है। जब गावस्कर जो दादर यूनियन कैप पहन के जो है, आप देख सकते हो ये कैप है, ये दादर यूनियन कैप बन के जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेल रहे थे तो तब का ये आपको मिलेगा। उसको देखते हुए ही जो है ये स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो उस समय इंडिया जो है जीते थे, और इंडिया का टेस्ट मैच था उसमें इंडिया जीते थे, और कपिल देव ने भी इसमें अच्छा स्कोर किया था। बट इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टैचू है कहाँ पे बना है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। इसको जो है वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में बनाया गया है, और इसके साथ ही जो है शरद पवार क्रिकेट म्यूजियम भी बनाया गया है। और शरद पवार के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है इनके लिए जो है म्यूजियम भी बनाया गया, ये पॉइंट भी ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको मिलेगा कि केरला जो है पहला स्टेट बन चुका है जो डिजिटल लिटरेट स्टेट बन चुका है। अगर लिटरेसी के बारे में बात करें तो लिटरेसी के बारे में बात करें सबसे ज़्यादा टॉप में केरला ही है, ठीक है। लिटरेसी के मामले में सबसे टॉप में केरला है, और अभी डिजिटल लिटरेसी के मामले में सबसे टॉप में आपको केरला मिलने वाला है। तो केरला ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, डीजी केरला प्रोजेक्ट फेज़ 1, जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसका फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है, जिसमें पता लगा कि केरला पहला स्टेट बन चुका है जो कि फुली डिजिटलाइज्ड है। टोटल बात करें 1.5 करोड़ जो है पीपल्स का सर्वे किया गया था, जिसमें से आपको मिलेगा कि 21.88 लाख को आइडेंटिफाई किया कि वो डिजिटली लिटरेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया कि 99.98% जो है सक्सेस रेट ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा कि किसी लोगों को जो ट्रेन भी किया गया है, और कुछ लोग तो पहले से डिजिटल लिटरेट थे। तो ये सबको मिला के जो है आप देख सकते हो कि केरला पहला डिजिटल लिटरेसी स्टेट बन चुका है। अब लिटरेसी का मतलब क्या हुआ, जो पढ़े लिखे रहते हैं, जो कि 5th से ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं अगर वो पढ़े लिखे हों तो उनको ही जो लिटरेसी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा कि जो 104 साल ओल्ड है वो को भी जो है ट्रेन किया गया है अंडर दिस मॉडल। इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया का पहला गाइडलाइन लॉन्च किया गया है एनिमल बायो बैंक के लिए, ठीक है। तो इसमें नाम से पता लग रहा है कि ब्लड बैंक। इसमें नाम से पता लग कि जो ब्लड है, जैसे ह्यूमन का कलेक्ट किया जाता है वैसे जो है एनिमल का भी जो है ब्लड कलेक्ट करने के लिए एक ब्लड बैंक बनाया गया है। और इसके बारे में बात करें तो इसका एक प्रॉपर गाइडलाइन रिलीज किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा।
क्या कारण है? कारण है या तो क्या पर्पज़ है उसको देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज करने का जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उसको उसके साथ ही इंश्योर करने हैं कि जो ब्लड है वो अवेलेबल रहे, इंश्योर करने का बायोसेफ्टी, डोनर स्कैनिंग, उसके साथ वन हेल्थ इंडिकेशन। इसके बाद डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ये जो पर्पज़ है ये याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। क्या ज़रूरत थी करने की उसको हम कवर करते हैं। पहली चीज़, जो लैक ऑफ प्रोटोकॉल इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे जो है एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन नहीं था, उसके लिए जो ये चीज़ की गई है। एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन लाने के लिए ये चीज़ करी गई है। उसके साथ ही बहुत ज़्यादा मतलब डोनर स्कैनिंग में भी प्रॉब्लम था कि डोनर कौन सही है कौन नहीं, उसमें प्रॉब्लम था। तो वो भी प्रॉब्लम जो है इस गाइडलाइन के अंतर्गत सॉल्व किया जाएगा। क्या क्या कहा गया इस गाइडलाइन में, जैसे कि आप देख सकते हो कि साइंटिफिक एंड एथिकल ब्लड कलेक्शन के लिए जो है एक डोनर एलिजिबिलिटी चेक या तो डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाएगा, उसका हेल्थ चेक किया जाएगा, उसको वैक्सीनेशन दी जाएंगी, उसके बाद जो है जो भी ब्लड है वो ली जाएंगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा कि स्टेट को बोला गया है कि स्टेट जो है इस्टेब्लिश करेगा बायोसेफ्टी कंप्लेन ब्लड बैंक्स। तो कुछ बायोसेफ्टी कंप्लेन ब्लड बैंक्स भी बनाने के लिए बोला गया है स्टेट्स को। उसके बाद वन हेल्थ इंटीग्रेशन के अंतर्गत लिंक करेगा ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ। तो ये सब कुछ जो है लिंक भी करने का काम करेगा वन हेल्थ इंटीग्रेशन के अंतर्गत। अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में बात करें तो नेशनल वेटरनरी ब्लड बैंक नेटवर्क के द्वारा जो है डोनर का रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, फिर इमरजेंसी हेल्पलाइन, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ ये नेशनल वेटरनरी ब्लड बैंक नेटवर्क ही करने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ एजुकेशन में भी लाया जाएगा। जो वे वेटरनल जो पढ़ रहे होंगे, वेटरनरी जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए जो है ये चीज़ें अभी और अपडेट की जाएंगी। ये सारा कुछ कहना है इस गाइडलाइन के अंतर्गत। इस गाइडलाइन के बारे में बात करें तो इस गाइडलाइन में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ से यहाँ तक देकर रखा हुआ, ये सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी की प्रोविजंस इसमें से जो आपको मिलेगा कि एक तो स्टेट्स को बोला गया कि बायोसेफ्टी कंप्लेन ब्लड बैंक बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये नेशनल जो ब्लड बैंक नेटवर्क है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा चीज़ें हैं आपको ध्यान देते हुए चलनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। तो बैंकिंग अवेयरनेस में आपको मिलेगा कि सेबी ने अप्रूव किया रीक्लैरिफिकेशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इन आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो आईडीबीआई के बारे में पता होगा आपको, आईडीबीआई जो है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बढ़ रही है बट प्राइवेट हो नहीं पा रही, जिसमें आपको मेजरली जो स्टैक मिलेगा एक तो गवर्नमेंट का, दूसरा मिलेगा आपको एलआईसी का। तो अभी इसको प्राइवेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें से आपको मिलेगी एलआईसी जो है अब तक प्रमोटर शेयर होल्डर था। मतलब क्या हुआ प्रमोटर शेयर होल्डर का मतलब, इसका मतलब हो गया कि एलआईसी जो है वो एक तो शेयर खरीद के रखेगी, उसके साथ रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगी उनके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो आईडीबीआई का जो मैनेजमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगी। तो अभी के टाइम पे जो एज अ प्रमोटर शेयर होल्डर था एलआईसी, उसको चेंज करके पब्लिक शेयर होल्डर कर दिया गया है आईडीबीआई बैंक में। अब प्रमोटर में जो है एलआईसी को शेयर्स के साथ जो है मैनेज भी करना पड़ रहा था आईडीबीआई बैंक को, लेकिन अब जो है आईडीबीआई बैंक को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है जब से पब्लिक शेयर होल्डर बन गई। क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डर जब बन जाता है कोई कंपनी, तो उस केस में उसको सिर्फ शेयर होल्डिंग जो भी शेयर है उसको होल्ड करके रखना पड़ता है, लेकिन उसका कोई भी रोल नहीं होता, मैनेजमेंट रोल या तो कंट्रोल नहीं कर पाता जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आईडीबीआई बैंक का जो भी इंटरनल अफेयर्स रहेगा मैनेजमेंट रोल में, उधर कुछ काम नहीं होगा एलआईसी का। ठीक है, पहले इनका काम था और अब ये काम नहीं रहेगा। क्या कारण है ये करने का? सबसे बड़ा कारण है कि एलआईसी एक बहुत बड़ी हमारे इंडिया में एक मान सकते हो इंश्योरेंस कंपनी है, और अगर ये इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो इसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी के लिए चाह रही है कि एलआईसी हम जो है आईडीबीआई का जो भी मैनेजमेंट रोल है वहाँ से दूर हो जाए। इसी के लिए एलआईसी ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी सेबी को कि हमारा जो रोल है वो प्रमोटर से हटा के जो है पब्लिक शेयर होल्डर कर दिया जाए, और सेबी ने इसको फाइनली अप्रूव दे दिया गया है। क्या क्या जो है रिक्लैरिफाई किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा फॉर एलआईसी, जो भी आईडीबीआई बैंक है वहाँ पे आपको एलआईसी की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने वाली है। इवन जो वोटिंग राइट है एलआईसी का वो भी लेस देन 10% हो जाएगा, और नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर दी आईडीबीआई बैंक। मैंने इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया। स्टैक रिडक्शन करने के लिए बोला गया, लेस देन 15% तक करने के लिए बोला गया विद इन 2 ईयर्स। अभी के बारे में बात करें, करंट एलआईसी का स्टैक देखा जाए तो 49.24% है। इसको घटा के जो बोला गया वो 15% करने के लिए बोला, 15% कम करने के लिए बोला गया है एज पर सेबी रूल। उसका अगर नॉन कंपाइलेशन दिखाया गया तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिलेशन ऑफ रिक्लैरिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है।
क्या क्या प्लान है डिसइन्वेस्टमेंट का? एज ऑफ जून 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 45.48% जो है एज अ स्टैक है IDBI बैंक में, और LIC के बारे में बात करें तो 49.24% स्टैक है। टोटल बात करें तो 94.27% जो है गवर्नमेंट या LIC दोनों का मिला के आपको स्टैक मिलने वाला है, ठीक है। कुछ 5% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है बाकी आपको स्टैक मिलने वाला है। तो ये चीज़ जो है प्लान है गवर्नमेंट का, सेबी का, कि जो भी स्टैक है LIC का उसको कम किया जाए, 49% से जो है 15% किया जाए, और गवर्नमेंट का भी स्टैक जो है कम किया जाए, और टोटल जो स्टैक बचना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट का कुछ प्लान ऐसा है नहीं, ठीक है। LIC का ही मोस्टली प्लान है कि LIC का जो स्टैक है 49 इसको घटा के 15% कर दिया जाए, और टोटल स्टैक के बारे में बात करें टोटल स्टैक उसके बाद 60.7% हो जाए। तो ये जो है अपकमिंग प्लान है गवर्नमेंट का। अभी बिडिंग अभी इसके ऊपर होना बाकी है, IDBI बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बिडिंग होना बाकी है, जो कि आपको दिखेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक होगी, ठीक है। तो IDBI बहुत टाइम से ट्राई कर रही है कि प्राइवेट होने की, बट नहीं हो पा रही, और अब देखते हैं अब क्या होता है फ्यूचर में, कितना जो है ये चीज़ें एप्लीकेबल हो पाती है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको MU एंड कोलैब मिलेगा, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कि आपको मिलेगा एक साइड से डिफेंस का ही यूनिवर्सिटी, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है। तो ये गुजरात गांधीनगर बेस्ड है। इन्होंने एक MU साइन किया है विद SSB सशस्त्र सीमा बल, जो मोस्टली भूटान में आपको दिखेगा, भूटान के साइड में जो है निगरानी रखते हुए, ठीक है। भूटान के साइड में चाइना का बॉर्डर है, वहाँ पे निगरानी इनका रहता है SSB का। बाकी अरुणाचल प्रदेश साइड में भी रहता है, बट मोस्टली ये भूटान के साइड में रहता है। और एक तरह क्या है, ये एक साइड से देख सकते हो, ये सेंट्रल आर्म फोर्स है। ये आपको मिलेगा, ये राजस्थान में जो SSB है इन्होंने पार्टनर किया है, ठीक है। राजस्थान में जो SSB है इन्होंने पार्टनर किया राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। दोनों मिलके जो है ट्रेनिंग, रिसर्च, एकेडमिक कोलैबोरेशन करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ में। क्या काम रहने वाला है, क्या पर्पस रहने वाला है कि एक तरह से पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, पर्सनल ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाए इंटरनल सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। जो RRU है वो क्या करेगा, वो एकेडमिक इनपुट और एडवांस ट्रेनिंग देने का काम करेगा। जो SSB है वो क्या करेगा, फील्ड जो एक्सपीरियंस है उसको देने का काम करने वाला है RRU को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। पहला तो आपको मिलेगा कि फॉर्मर CRPF डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह को जो है डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है हमारे इंडिया में, अजित डोवाल जी हैं। तो उन्हीं को जो है रिपोर्ट करने का काम होगा अनीश दयाल सिंह का। क्या क्या काम होगा इनका, एक तो इंटरनल अफेयर्स संभालेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। तो ये सारी चीज़ जो है इनको संभालने के लिए मिलेगा, और जो भी चीज़ें हैं वो रिपोर्ट करेंगे अजित डोवाल जी को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। नेक्स्ट आपको अपॉइंट मिलेगा राजीव रंजन के बारे में बात करें तो फॉर्मल ED है RBI के, इनको अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है, ब्रिक्स का बैंक है, जो कि बेस्ड है चाइना में, ठीक है। चाइना सिंगाई में ये बेस्ड है। इसके बारे में बात करें तो अभी राजीव रंजन को टोटल 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, और इनका एक्सपर्टीज़ है जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सपर्ट, उसके साथ जो सेंट्रल बैंक ओमान में भी इन्होंने काम किया था 2012 से लेकर 15 तक। तो इनकी एक्सपर्टीज को देख के जो इनको वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट आ रहा है श्रीनिवासन के स्वामी, जो कि अभी के टाइम पे एग्जीक्यूटिव ग्रुप चेयरमैन है RK स्वामी लिमिटेड का। तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। टोटल जो इनका टर्म होने वाला है 2025 से लेकर 2026 तक जो है इनका टर्म होने वाला है 4 साल का, ठीक है। तो इनका ये 4th टर्म में जो है इनको रीइलेक्ट किया गया, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो इनको तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, बट वाइस प्रेसिडेंट कौन है इनका नाम भी थोड़ा याद रखना, जयदीप गांधी आपको वाइस प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं। क्या काम रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका काम रहता है जो भी एडवर्टाइजिंग है उसके ऊपर निगरानी रखने का, कि एडवर्टाइजिंग जो है वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, या जो दिखाना चाहिए वो ना दिखाए, कुछ और तो नहीं दिखा रहे, तो वो सारा कुछ देखने का काम जो है इसका रहता है, मतलब रेगुलेट करने का काम रहता है एडवर्टाइजिंग का। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम पे 2 जो है वेकेंट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के सीट, उसको फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजन सिस्टम है उसने कुछ रिकमेंडेशन दी गई है। 2 पर्सन के नाम दिए गए हैं, हम उसको पढ़ते हैं। पहले पर्सन का नाम आपको मिलेगा जस्टिस अशोक जी। तो जस्टिस अशोक जी के बारे में बात करें तो अभी टाइम पे ये चीफ जस्टिस है बम्बई हाई कोर्ट के। ओरिजिनली ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आते हैं,
बट अभी के टाइम पे बम्बई हाईकोर्ट को जो है एज अ चीफ जस्टिस की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, लेके बैठे हैं सीट। तो इनको जो है अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाईकोर्ट को कि ये जो है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने उसके लिए। दूसरा जो आपको मिलेगा जस्टिस विपुल को जो है पटना हाईकोर्ट से आते हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, इनको जो है अपॉइंट किया जाने के लिए जो है रिकमेंडेशन दी गई है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये कैसे रिकमेंडेशन देती है इसको हम समझते हैं। इसके लिए एक कोलिजम सिस्टम रहता है, सुप्रीम कोर्ट का एक कोलिजम सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी के टाइम पे वो मिलेंगे, प्लस 4 सीनियर मेंबर्स मिलते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन मिलेगा आपको? BR गवाई जी मिलेंगे। तो BI गवाई जी जो है अभी के टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये तो रहेंगे ही। उसके साथ जो आपको 4 सीनियर जो आपको मेंबर्स मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे सूर्यकांत, विक्रमनाथ, उसके बाद JK महेश्वरी और जस्टिस BV नागराथना। तो ये आपको 4 जो सीनियर मेंबर्स है ये मिलेंगे, उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, या तो इन्होंने कोलिजम के सिस्टम के अंतर्गत जो है रिकमेंडेशन दी गई है किसको? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दी गई और प्रेसिडेंट जो है इसको असिस्ट करना ही पड़ता है, मतलब इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अभी के टाइम पे जो 2 वैकेंट सीट है वो फिल करने का काम होगा अशोक और विपुल का। तो ये 2 पर्सन का नाम आपको याद रखना है, जस्टिस अशोक और जस्टिस विपुल। जस्टिस अशोक जो है मुंबई हाईकोर्ट से आते हैं चीफ जस्टिस के तौर पे, और विपुल जो है पटना हाईकोर्ट के तौर से आते हैं चीफ जस्टिस के तौर पे। तो ये दोनों का अपॉइंट जो है किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, और इनको अपॉइंटमेंट होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट जज का जो टोटल सीट है 34 वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी के टाइम पे 32 सीट्स है, कारण वेकेंट होने का, ठीक है। 2 सीट वेकेंट हुई थी, एक तो आपको मिलेगा जस्टिस बेला जी का और एक जस्टिस सुदर्शु धालुया। तो ये 2 जो आपको मिलेंगे पर्सन जो कि वेकेंट किए थे सीट, और इनकी जो सीट वेकेंट जो सीट है इसको फिल करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, अगर विपुल जी जो है अपॉइंट हो गए चीफ जस्टिस के तौर पे, तो ये जज के तौर पे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे अगर इनको अपॉइंट कर दिया गया तो ये जो है नेक्स्ट CJI रहने वाले हैं। CJI कैसे सेलेक्ट किया जाता है? जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको जो है CJI बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर ये अपॉइंट हो गए, मोस्टली तो अपॉइंट हो ही जाएंगे, अप्रूवल दे देते हैं प्रेसिडेंट, तो अगर ये अपॉइंट हो गए तो ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिटवीन 2 अक्टूबर 2031 से लेके मई 27 2032 तक। तो ये देख सकते हो कि 2031 से जो है ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे अगर ये अपॉइंट होते हैं तो, ठीक है। ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं सेबी के द्वारा। पहला तो आपको मिलेगा अमित प्रधान, जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दूसरा अवनेश पांडे, और तीसरा संजय चंद्रकांत को बनाया गया, ठीक है। तो क्या क्या करने वाले हैं, इनको ED बनाया गया। तो पहला जो अमित जी है, अमित प्रधान जी, ये लीगल अफेयर डिपार्टमेंट, उसके साथ प्रोसिक्यूशन एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट संभालेंगे। अविनेश पांडे के बारे में बात करें तो IT डिपार्टमेंट संभालेंगे। संजय चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, उसके बाद रिकवरी एंड रिफंड डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ संभालने का काम कर रहेगा। ऑल 3 वेयर अर्लियर जनरल मैनेजर की तरह काम कर रहे थे सेबी में, अब जो है इनको ED के तौर पे जो है अपॉइंट किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको स्किप मत करना, ठीक है, एकदम अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ के ऊपर बढ़ते हैं। तो डूरन कप जो है इसके विनर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनिफाइड FC मिलने वाले हैं, और नॉर्थ ईस्ट यूनिफाइड FC जो है आप देख सकते हो कि बहुत टाइम के बाद जीते, 1991 के बाद जो है अब जो सेकेंड टाइम जो है डिफेंड किया गया है, ठीक है। तो 1991 में जो है ईस्ट बंगाल आपको मिलेगा, जिन्होंने कंटिन्यूसली 2 बार जो है टाइटल डिफेंड किया है, और अब जो है आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मिलने वाली है, जिन्होंने डूरन कप में आपको मिलेगा कि सेकेंड टाइम जो है इन्होंने जीता है, मतलब सेकेंड टाइम जो है ये कप डिफेंड किया है, ठीक है। इनके रनअप आपको याद रखना है कि इन्होंने हराया था डायमंड हार्बर FC को, और कुछ अवार्ड्स भी जैसे कि जो गोल्डन बॉल दिया गया, गोल्डन ग्लव्स किसको दिया गया, ये चीज़ थोड़ा आपको याद रखते हुए चलना है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। टोटल प्राइस मनी की बात करें तो विनर को जो है 1.21 करोड़ रुपए दिए गए थे, ठीक है। इसमें से एक और चीज़ ध्यान देना कि डूरन कप जो है फुटबॉल के लिए खेला जाता है। कभी कभी आपको ये
कई कई ये पूछ लिया जाता है कि डूरन कप किस लिए खेला जाता है, या तो दूसरा एक और क्रिकेट कप है। हाँ चलो, क्रिकेट कप का नाम बताना आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक क्रिकेट का कप है जो बहुत फेमस है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा भी ध्यान दे तो बताना, नहीं तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। नहीं चलता, नेक्स्ट आ रहा है एशियन ओपन स्किट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का। ये आपको उत्तराखंड में मिलने वाला है, यूके उत्तराखंड में मिलने वाला है, देहरादून में ये हो रहा था, जिसमें थाईलैंड जीती है। थाईलैंड के बारे में बात करें, थाईलैंड जो 30 मेडल जीते हैं, जिसमें 15 गोल्ड मिलने वाले हैं। और इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया जो सेकंड प्लेस में आई थी, और इंडिया जो है सेकंड प्लेस में आई, टोटल 39 मेडल जीते थे, उसमें से 9 गोल्ड मिले थे, ठीक है। तो इंडिया का सेकंड प्लेस था, और थर्ड प्लेस में आपको जापान मिलने वाला है। और उत्तराखंड जो है पहली बार, या तो इंडिया जो है पहली बार ऐसा कुछ चैंपियनशिप होस्ट कर रही थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखते हुए चलना है। ये चलते हैं 16 शूटिंग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का। ये कजाकिस्तान में हो रहा था, जो कि आपको याद रखना है कि मैन 50 राइफल 3 पोजीशन कैटेगरी के अंतर्गत, जिसमें आपको मिलेगा अनिश्वरी तोमर, क्या ये अनिश्वरी है ना, अनिश्वरी तोमर, जो कि शूटिंग है, तो इनको गोल्ड मिला गया है, और इन्होंने हराया था चाइना का एक प्लेयर को, ठीक है। तो गोल्ड इनका नाम याद रखना है, जिसने गोल्ड जीता है। इसके साथ ही आपको एक और नाम याद रखना है, जो इंडियन टीम की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम थी, इनको सिल्वर मिला गया है, जिसमें आपको तोमर मिलेंगे, चेन सिंह, उसके साथ अखिल, ये 3 मेंबर्स जो है आपको मिलेंगे इस टीम के। तो इनके नाम भी आपको याद रखते हुए चलना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप स्किप कर सकते हो, जिनको सिल्वर और गोल्ड मेडल मिला है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ये लड़के का नाम याद रखना है, इसका नाम क्या है, तोमर, ठीक है, तोमर इस लड़के का नाम याद रख लेना, ठीक है। यही से जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। पीडीएफ के बारे में आते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, इवन mappinghouse.com पे भी मिल जाएगा। वीडियो के बारे में बात करें, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल। अभी वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं, बाय।